अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, मुल्क में आईनी तौर पर तारीख रकम हो रही है। बड़े इंतजामी फैसले सामने आ रहे हैं। आईनी अदालत की तश्कील के बाद चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पहला बड़ा फैसला भी कर दिया। रजिस्ट्रार की तैनाती अमल में आई। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए सेटअप मुकम्मल हो गया। हुकूमत पाकिस्तान अपने बेहतरीन फैसलों की बदौलत हर महाज पर कामयाबी समेटती दिखाई दे रही है। जहां मुल्क दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है, वहीं माजी के औराक से तहलका खेज इंकशाफात का सिलसिला भी जारी है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि बुशरा बीबी के नाम नहाद अमलियात मुल्की इंतजामी फैसलों पर हावी थे। इस रिपोर्ट ने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं। इस तरह अफगान तालिबान की हरदर्मी भी बरकरार है। इस चैलेंज से भी मौसर अंदाज में निपटा जा रहा है। इन इम्पॉर्टेंट इशूज़ पर बात करेंगे हम अपने आज के प्रोग्राम में। अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सलमान गनी साहब, उनके साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर चौधरी साहब, आपका ताल्लुक यूके से है। उनके साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद इलियास साहब। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। सलमान साहब, हमेशा की तरह प्रोग्राम की शुरुआत आपसे ही करेंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने इंतजामी हुक्म जारी कर दिया है, अपना पहला इंतजामी हुक्म। क्या कहेंगे, आईनी अदालत का सेटअप मुकम्मल कर लिया गया है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, ये आईनी अदालत की बात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में की गई थी और जब बुनियादी तौर पे अदलो इंसाफ की जिम्मेदारी पाकिस्तान की अदालतों पे है और अदालतों पे इतना ज़्यादा लोड आ गया कि होता क्या था कि जी लोगों के इश्यूज तो रह जाते थे, लेकिन पाकिस्तान के सियासी मामलात वो अदलिया में डिस्कस होते थे। तो इसी बुनियाद पर ये बात जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में की गई थी कि एक आईनी अदालत होनी जिसमें आईनी मामलात भी हों, सियासी मामलात भी उसमें डिस्कस हो, लेकिन असल काम जो है अदलिया का अदलो इंसाफ की फराहमी है और यही उनकी असल ताकत होती है। देखिए, दुनिया के जमहूरी माशरों में इस्तेहकाम इस वजह से है कि वहाँ की अदालतें अदलो इंसाफ फराहम करती नज़र आ रही हैं। तो लिहाजा आज जो ये इब्तदा हुई है, मैं समझता हूँ इस इब्तदा के अच्छे नताइज सामने आएंगे। आईनी अदालत पर तो कोई दोबारा मौजूद नहीं थी और अगर कोई ये समझता है कि जी कुछ जजेस अपने रिज़ाइन के ज़रिए असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, तो फिर लोग उनके रोल की बात भी करेंगे। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर कानून की हाकमियत, अदलिया की आज़ादी की बात जो लोग करते रहे हैं, क्या उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कानून की हाकमियत कायम की थी? और माजी के अंदर देख लें कि हमारी अदालत जो है सियासत ज़्यादा रही है और ये जजेस जो रिज़ाइन कर रहे हैं ये भी एक सियासत का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि जो अदालतें हैं वो अदलो इंसाफ की फराहमी के साथ मशरूत हैं और अदालतों के अंदर किसी सियासत की गुंजाइश नहीं है। बाकी के लोगों को अदलो इंसाफ की फराहमी की जिम्मेदारी कोर्ट्स की है और बाकी जो मामलात हैं, जो आइन के, कानून के या सियासत के मामलात हैं, उसके लिए एक आईनी अदालत कायम कर दी गई है। यकीनन आईनी अदालत भी अपना रोल अदा करेगी और पाकिस्तान की अदालतें जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है उसकी अदायगी भी जारी है। ताहिर चौधरी साहब, कई सालों से जो है आप बरतानिया में हैं, वहाँ पे अपनी सहाफ़त कर रहे हैं, वहाँ के इंसाफ के सिस्टम को भी जानते हैं, पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी इंसाफ के सिस्टम को भी जानते ही हैं। तो बताइएगा कि इन आईनी अदालतों का जो फैसला है, इसके बाद कितनी तब्दीली आप देखते हैं इस सारे सेटअप में? मैं बिल्कुल, कोमल बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ सलमान गनी साहब की बात से कि हमारी जुडिशरी पे बहुत सा बैकलॉग था। जो लोगों के बहुत ज़रूरी मसाइल थे, वो जो पॉलिटिकल केसेस से उनकी वजह से, जो आइनी केसेस थे उनकी वजह से वो लोग जो है वो सालों साल इंतज़ार करते थे। जो लोग बेगुनाह जेलों में भी पड़े हुए थे क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, उनका वक्त नहीं आ रहा था, उनकी केस उनका जो है वो किसी फोरम पे उनको केस सुनवाई मिल नहीं रही थी। आप तो जेलों के मामलात से वैसे भी बड़े क्लोज हैं, फलाही काम भी करते रहते हैं, इस हवाले से जी मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये एक सलमान साहब ने भी यही कहा, मैं भी इसी बात पर जोर देना चाह रहा हूँ कि ये बरतानिया में ही हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। वहाँ पे ही सारे हमारे काबरीन इकट्ठे हुए थे, इमरान खान भी उनमें मौजूद थे और इन सब ने उस पर एग्री किया था। और उसका ये एक बड़ा अहम पहलू था कि आप जुडिशरी को जो है इसको करेंगे, एक आईनी अदालत सेपरेट बनेगी। तो मैं समझता हूँ कि आज तो जो है ना इससे तकमील हुई है उसकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की और अब जो है हमारी अदालतों को, हमारे जजेस को
जो मौजूद जज साहबान हैं उनके पास ज़्यादा वक्त होगा दूसरे साइलिन के लिए भी, और जाहिर है जो हैं पॉलिटिकल इशू हैं, आइनी इशू हैं, वो आइनी अदालत देखेगी। इलियास साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या समझते हैं आप कि अदलिया में मजीद कितनी इस्लाहात की ज़रूरत है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हर वक्त इस्लाहात का अमल जारी रहना चाहिए, बेहतरी, ताकि बेहतरी आवाम को जिसमें रिलीफ मिले। अब जो ये किया गया है, जो इस्लाहात की गई हैं, इसमें आवाम को रिलीफ मिलेगा। देखिए केसेस पेंडिंग रहते थे जैसे बताया गया है, लेकिन अब जो सूरत हाल है आप देखें, एक आईनी मामला आ जाता था, सारे केसेस रुक जाते थे, अदलिया का सिर्फ फोकस वही रहता था, सारा दिन हफ्ता गुजर जाता था, माहौल टेंशन ये वो सारे आप देखेंगे हर जगह यही, मीडिया पर भी, दूसरा भी अदालतों में यही सिलसिला और केसेस का इंतज़ार रहता था जी, उसमें ये सुन लिया। अब देखें इस्लाहात लाई गई हैं, इसीलिए लाई गई हैं। आपने ख़ास तौर पर देखा होगा पंजाब में 2-3 साल से यही, फेडरल सुप्रीम कोर्ट में भी यही रहा। और लेकिन अब ये देखें आईनी मामला थे जी, आके कहते थे कि जी कानून का दरवाजे बंद हो गए, इस तरह बंद नहीं होते दरवाजे, लेकिन इस्लाहात वक्त के साथ जो अमेंडमेंट्स लाई गई 27वीं तरमीम के तहत आई है, कोई गैर कानूनी तौर पर नहीं लाए गए, इसको अप्रूव किया, इसको 1/3 मेजॉरिटी लेके आई है, तो इसमें सेनेट में बड़ी बात यह है इलियास साहब कि सबकी सुनी गई, ऑपोजिशन की भी सुनी गई और बड़े इत्मीनान से बैठ के ये फैसला, और ये सब पाकिस्तानियों के लिए हो, ये नहीं कि अपोजिशन के लिए। अपोजिशन वाले कल गवर्नमेंट में आते हैं तो उनको भी इसका फायदा है। तो जाहिर है आईनी मामला तो उधर चले गए, आईनी बेंच बन गया तो उधर काम शुरू हो जाएगा। अब केसेट सेपरेट करेंगे तो बिल्कुल वो ठीक है, जस्टिस अमीरुद्दीन साहब आएंगे, वो जो लगे हैं उनको तैनात किया गया है, तो बिल्कुल आईनी तरीके से काम हो रहा है। तो ये ऐसे इसको हवा बना के इसको क्रिटिसाइज करना ये बिल्कुल नहीं, हमें चाहिए कि बिल्कुल इस्लाहात जो बेहतरी आ रही है उस पर हमें फोकस करना चाहिए और उसको आगे भी देखना चाहिए। ये अगर इस्लाहात ना होती तो फिर हम उधर ही खड़े रहते। ये नहीं है कि हमें एक ही जगह खड़े रहना है, कुएं का मेंढक नहीं बनना, आगे निकलना है, आगे निकल के इस्लाहात आ रही हैं तो वक्त के साथ जिद्दत आनी चाहिए। वक्त के साथ सलमान साहब जिद्दत आनी चाहिए, हर चीज़ में ही चेंजेस आ रही हैं, तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत ज़रूरी अमल था जो मुकम्मल हुआ। वज़ीर आज़म साहब ने इस पर मुबारकबाद भी जो है वो कौम को पेश की और तमाम फ़रक़ीन का भी शुक्रिया अदा किया। इस हवाले से बताइएगा आप क्या समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के हवाले से ये साल कैसा रहा? देखिए एक बात तो, चूँकि आपका जो पहला टॉपिक था, ये जो अदारे होते हैं ना, ये अंदर से ही मजबूत होते हैं और अंदर से ही कमज़ोर होते हैं। पाकिस्तान का एक और अदारा है, फ़ौज का अदारा है, वो अपने असल मकासद के साथ यकसुई, संजीदगी, पेशा वराना एहलियत, एहतसाब, कोई वहाँ पर असरअंदाज नहीं होता, वहाँ पर मेरिट है। आखिर क्या वजह है कि अदलिया के अंदर ऐसी सूरत हाल क्यों कर तारी हुई? और ये जो अदालतें होती हैं ख़ास तौर पे पॉलिटिशियंस के हवाले से ये आखिरी होप होता है, आखिरी उम्मीद होती है उनकी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह की बातें हमारे रिटायर्ड जो मुस्ताफ़ी हुए हैं जज वो कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी रवायत कायम नहीं कर रहे हैं, वो फिर इनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये किसी भी महज़ब माशरे की असल ताकत होती है, आज़ाद अदलिया। तो जो कुछ किया गया है ये उसी आइन के तहत किया गया है। आइन ने ये जो तरमीम का इख्तियार उसी आइन के मुताबिक है, 2 अक्सरियत से हुआ है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसमें यकसुई और संजीदगी दिखाई है। अब इस मामले को आगे जाना चाहिए। आपने सियासी इस्तेहकाम की बात की है, आपने कहा कि सियासी इस्तेहकाम इस साल कैसा रहा। देखिए बात यह कि इस साल में सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि पाकिस्तान ने अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी, उसको दिन में तारे दिखाए, उनको ऐसी धूल चटाई कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने एक मैसेज दे दिया कि हम दफाई एतबार से नाकाबिल तस्खीर हैं। असल चीज़ है माशी ताकत बनना। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का अगर कोई एक प्लस देखा जाए तो वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की सलाहियत रखते हैं। पंजाब के अंदर उनका तजर्बा, उन्होंने पंजाब को एक मॉडल सूबा बनाया था। अब वो जब सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं तो सियासी इस्तेहकाम का दारोमदार पॉलिटिशियंस पे होता है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो मुल्क के अंदर फस क्रिएट नहीं करते, वो इंतशार और खलफशार पैदा नहीं करते। और कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिस पे कौम और मुल्क लाइन्स ड्रॉ करते हैं। ख़ास तौर पे मईशत के मामले में देखें, आप दफाई एतबार से खुद इंसानी की मंजिल पे पहुंच चुके हैं, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। असल में चीज़ है सियासी इस्तेहकाम। सियासी इस्तेहकाम का दारोमदार पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडरशिप के तर्ज अमल पे है कि आप सियासत ज़रूर करें। कोई भी पॉलिटिशियन आइन, कानून और रियासत से बालातर नहीं होता।
कि जिस कैफियत में पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आई, आपको पता है कि अगर चंद दिन और रहते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है। लेकिन वो तो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की बात कर रहे थे, और जिस कैफियत में उन्होंने मुआहदा तोड़ा, ये तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा क्रेडिट है कि उसी IMF से उन्होंने रजू किया, और IMF ने ना सिर्फ आपका कर्जा, देखिए वो भी किया, फिर आपको एक बड़ा लोन दिया। और IMF का जो लोन होता है ना, दरअसल एक पैगाम होता है, उसके बाद दीगर ममालिक भी आपसे रजू करते हैं। मैं समझता हूँ कि सियासी इस्तेहकाम का दारोमदार पाकिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप पे है, और पोलिटिकल लीडरशिप को पाकिस्तानियत का जज्बा अपने अंदर भी पैदा करना चाहिए, और पाकिस्तान के जज्बे के हवाले से हमेशा लीडरशिप कौम के अंदर जज्बा और वलवला पैदा करती है। अगर आप इस कैफियत में जब एक दहशत गर्दी की जंग में पाकिस्तान की फोर्सेस काम कर रही हैं, अगर आप पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार पैदा कर रहे हैं, तो फिर दुश्मन कौन सी ऐसी कमी छोड़ रहा है जो आप पूरी कर रहे हैं। ताहिर साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे बरतानिया की सियासत को आप बड़े क्लोजली जानते हैं, वहाँ पे सहाफ़त करते हैं आप, जिस तरह से अभी सलमान गनी साहब बात कर रहे थे कि ये जो इंतशार की सियासत का एक पाकिस्तान में एक माहौल फैल चुका है, और जिस तरह से हमने देखा है कि एक जमात जो है वो अपने ज़ाती मफादात के लिए जो है वो मुल्क का और कौम का नहीं सोचती। IMF तक को लेटर लिख दिया कि जी आप इनको लोन ना दें, और कोई कसर नहीं छोड़ी सिर्फ इस वजह से कि अपनी जिद मनवा ली जाए। और जो बदजुबानी, बदकलामी और इंतशार की सियासत हमने देखी है, वो आज से पहले पाकिस्तान में या आई थिंक पूरी दुनिया में कहीं इस तरह की देखने को नहीं मिली। क्या कहेंगे कि वहां पे भी इस तरह की सियासत कोई करता है जो अपनी पार्टी को, अपनी जात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है कौम से, अपने मुल्क से? मैं कोमल बिल्कुल आपके सवाल का जो आखिरी हिस्सा, इसका जवाब मैं थोड़ा सा इब्तदाइया में बनाना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो हमने फ़ौजी कामयाबी हासिल की है इंडिया के ऊपर, इससे हमारे लिए एक नए रास्ते खुले हैं। दुनिया अब हमको और नज़र से देख रही है। मैं चूँकि ख़ुद भी बाहर रहता हूँ, UK में रहता हूँ, वहाँ पे जर्नलिज्म भी कर रहा हूँ, अपना अखबार भी चला रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा मौका मिलता है अपने काम के सिलसिले में भी। तो मुख्तलिफ जो इस इंडिया के साथ इन मामला से पहले और बाद की, ये पूरा एक डिफरेंट वर्ल्ड है। 22 अप्रैल से पहले, बिल्कुल, 10 जून ये 10 मई के बाद ये पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हुआ है, और वहाँ पे भी पहचान मिल गई है। वहाँ पे भी पहचान मिल गई है। लोग इज्जत से बात करते हैं, लोग एहतराम से हमें देखते हैं। ख़ास तौर पे जो है मिडल ईस्ट में मुझे सऊदीया जाने का भी इत्फाक हुआ, मुझे UAE जाने का भी इत्फाक हुआ, दीगर ममालिक में भी इसके बाद। तो ये एक हकीकत में पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हुआ है, और इस दौर में दाखिल होने के लिए बजा फरमाया आपने कि हमें सियासी इस्तेहकाम चाहिए। और सियासी इस्तेहकाम तभी आता है कि जब आपके पॉलिटिकल जो सारे प्लेयर हैं वो एक नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए काम करें, अपने ज़ाती मफादात, ज़ाती इक़्तिदार, ज़ाती इख्तियार को छोड़कर जब वो रियासत का जो है उसका वक़ार उसके लिए देखें, तो फिर सियासी इस्तेहकाम आता है। तो बिल्कुल जो है एक मुल्क, इस मुल्क में अब एक जमहूरी निज़ाम चल रहा है, सबको उसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए और इस मुल्क को लेके आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे लिए एक नए दौर का आगाज़ है। इलियास साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से, जिस तरह से PTI की हम बात कर रहे हैं, नेगेटिविटी की, इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है कि ये सारे मामलात को किस तरह से आप समझते हैं कि हैंडल किया जा सकता है? देखिए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की देख लें, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चली इक़्तिसादी तौर पर पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट होने की बात की जा रही थी, और बिल्कुल कि जी बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने वाला है, ये अगर आपने देखें कर्ज़ों की इस वक्त आपने पेमेंट्स भी कर दी हैं, आपकी इकॉनमी भी स्टेबल, आपकी क्या कहते हैं करेंसी भी स्टेबल हुई है, और आप बेहतर अंदाज में अपना काम कर रहे हैं, आपकी इकॉनमी भी ठीक तरह चल रही है, और बिल्कुल आपकी खारजा पॉलिसी भी बेहतर हुई है। उसके अलावा जो दफाई जिसमें है, जिसमें दुनिया भर में इसको पाकिस्तान को माना गया है, जो इसने कभी पाकिस्तान के बारे में, इससे पहले आप देख लें कि जो PTI की गवर्नमेंट थी वो कशकोल लेके जाती रही हर एक के पास, किसी ने कुछ नहीं दिया। जैसे जिस तरह पाकिस्तान को क्या नहीं लिया, सब जो हो रहा था CPEC वो रुक गया, वो देना तो दूर की बात है, और बिल्कुल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना रुक गई, और जो सारी सूरत हाल हुई उसके बाद में हम खुद अपने मुंह से प्राइम मिनिस्टर बोलते थे उस वक्त के
कि जी हम डिफ़ॉल्ट कर गए, हम ये हो गए, तो फिर दुनिया ने कहाँ एतबार करना था। तो उस खोए हुए एतमाद को वापस लेके आए दफाई एतबार से, जो है जिस तरह सलमान साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मुकाम हासिल किया है, वो पाकिस्तान के लिए, हर पाकिस्तानी शहरी के लिए फ़ख्र की बात है कि वो सीना तान के कह सकता है, पाकिस्तान में हो या ओवरसीज़ हो, उनके लिए बड़ी ये है कि पाकिस्तान ने अपने से बड़े मुल्क को जो है शिकस्त दी। और इसके अलावा जो बड़े बड़े जो अहम फैसले हो रहे हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान उसका हिस्सा है। और पाकिस्तान ने जिस तरह जाके अब गया सऊदी अरब में इस्तकबाल हुआ, जिस तरह पाकिस्तान के लिए मुआहदे हो रहे हैं, तो ये फ्यूचर में पाकिस्तान जिन ममालिक में लोग नहीं जा सकते थे, अब उन ममालिक में पाकिस्तानी लोग जा सकते हैं, रेमिटेंस आ सकती हैं। तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि इसी पॉलिसीज़ को लेके चले जाएं, बजाय ये जो क्रिटिसाइज़ करते हैं अपोजिशन की जानिब से की जाती है। तो अब उन लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये लोग जिस तरह ही करेंगे तो फिर अवाम इनको नहीं रद्द कर चुकी है। तो यही के हवाले से इलियास साहब ने जो बात की है, इसमें मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि PIA की बंदिश, उससे सबसे बड़ी बात, इससे इतना ज़्यादा पाकिस्तानियों को तकलीफ़ हुई। हमारे बुजुर्ग जो थे वो 5 साल तक बेचारे ट्रैवल नहीं कर सके, क्योंकि वो डायरेक्ट फ़्लाइट से उनको ये सहूलत होती थी। और मैं समझता हूँ ये हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि एक पुरानी की गई बहुत बड़ी गलती को उन्होंने पूरा अपना सफारती ज़राए से भी, अपने पर्सनल ज़राए से भी कोशिश करके उस फ्लाइट को बहाल करवाया है, PIA की फ़्लाइट्स को। तो इससे पाकिस्तानियों को बड़ी सहूलत मिलेगी, के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। अच्छा, आज की जो तहलका खबर है वो इकोनॉमिस्ट की है, जो पाकिस्तान में भी ये बातें चलती रहती थी उस वक्त पे भी, आज भी, क्या कहेंगे इस हवाले से? बड़ी खबर है आज। देखिए, मेरा तल्लक है उकाड़ा से, और मोहतरमा का तल्लक भी उकाड़ा के करीब कुएं की, उनका गांव का नाम है, मैं उनको वहाँ से जानता हूँ। वो 3 बहनें, उनका पढ़ाई उनकी इस्लामाबाद के अंदर हुई है। अब ये जो रिपोर्ट की आपने बात की है ना, ये रिपोर्ट में कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इकोनॉमिस्ट जो अखबार है इसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, और ये जर्नलिस्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इससे पहले BBC के साथ मुतल्लिक रहा। और मेरे ख्याल में इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि माजी के अंदर ख़ुद बानी PTI के आर्टिकल्स इसमें छपते थे, और इकोनॉमिस्ट के हवाले से PTI के लोग बड़े मुतमिन थे। अब बात यह कि जी बुशरा बीबी का रोल क्या था। देखें, मैं आपको बड़ी क्लियर कट बात बता दूं, एक फ़िक्रे में फैज़ शैज़ कोई नहीं था, पीछे जनरल फैज़ था। और मेरे से पूछेंगे तो मैं उस जिसे वो रूहानियत का नाम देती हैं उसका नाम था हमीदुल्ला। वो एक शख्स था, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था किसी के लिए, वो हमीदुल्ला उनको खबर बताता था, वो आगे खान साहब को बताती थी, वो खबर दुरुस्त हो जाती थी। एक्चुअल वो लॉन्च किया गया बंदा था, और ये एक प्लान का हिस्सा था जिसमें उनको मसनद इक़्तिदार पे पहुंचाना था। और मसनद इक़्तिदार पे वो जब खान साहब पहुंच गए, अब वो एक बापर्दा खातून है, मैं उस पर कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ था। उनकी इम्पोर्टेंस मैं जानता हूँ, और ये इम्पोर्टेंस सिर्फ उनकी हुकूमत में नहीं, उनकी सियासत में भी थी, और आने वाले हालात के अंदर भी, आज की कैफियत में भी मैं जानता हूँ कि वो जेल के अंदर बैठी हुई अभी तक वो हदायत जारी करती हैं। हदायत क्या दे रही हैं कि नवंबर के अंदर फिर नवंबर होना चाहिए, जो 26 नवंबर था। मैं आपको 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि मुराद सईद साहब और इनकी तरफ से इनकी पार्टी के जुम्मेदारान को पैगाम गया है कि लास्ट ईयर जो 26 नवंबर को हुआ, और 26 नवंबर के बारे में भी मैं आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट के और PTI की निगोसिएशन तय हो गई थी। एक मुकाम इन्हें दे दिया गया था कि आप इस मुकाम पे एहतजाज करें, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर आज एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल फोर्सेस उसका हिस्सा हैं, और अपोजिशन को एहतजाज की इजाज़त होती है, और एहतजाज जो होता है वो कानून के दायरे में होता है। आप ये नहीं होता कि आप एक अनारकी की कैफियत पैदा करें और पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के ज़िम्मेदार एक खड़े खामोश तमाशाई हों। उस वक़्त भी अगर आप सारा रोल उठा के देखें कि चीज़ें तय हो गई थी, ये खातून उन्हें लेके आगे की तरफ गई हैं, चूँकि ये एक अपना बड़ा किरदार चाहती थी, और अब भी इनका एक बड़ा किरदार मौजूद है। जहाँ तक फ़ैसलों की आपने बात की है, इसमें बड़ी तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, मेरे पास वो सारी चीज़ें मौजूद है। सबसे अहम बात तो ये कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब हलफ उठाता है ना, वो हलफ बड़ा क्लियर होता है। उसमें उन्होंने किसी को, जो रियासत पाकिस्तान के फ़ैसले हैं उनमें वो शामिल नहीं करता।
वो चीफ एग्जेक्टिव होता है पाकिस्तान का। आप सारे उठा के देख लें, हर मीटिंग्स में बैठी होती थी, यहाँ तक कि उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे जनरल बाजवा के साथ मुलाकातों में भी ये बैठी होती थी। और सबसे तल्ख बात ये है कि उस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज के दफ्तर खुले हुए थे, इनका जो मामला टिकटों की तकसीम के हवाले से, पोस्टिंग ट्रांसफर के अमल के हवाले से, और सबसे ज़्यादा ज़्यादती जो खुद इन्होंने पीटीआई के साथ की है, कि पीटीआई की रियलिटी थी कि पंजाब जैसे सूबे में एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया है, और उसमें वो गोगी साहबा, उसमें एहसन जमील गुज्जर, ये थी खातून। इसलिए इन्होंने अपना एक दुमछल्ला सा चीफ मिनिस्टर यहाँ पर, उसको कुछ नहीं पता था। ये खवातीन दो मिलकर फैसले करती थी, और उसके नजदीक उसके एवज करोड़ों अरबों रुपए समेटे जाते रहे, और सब कुछ स्टेट के पास मौजूद है। मुझे तो हैरत इस बात पे है कि सब कुछ मौजूद होने के बावजूद इनके खिलाफ उस बुनियाद पर मुकदमे क्यों नहीं हुए, और आज की सूरत हाल के अंदर भी वो अपना एक रोल बनाए हुए हैं, और आने वाली सियासत में भी होगा। मैं समझता हूँ कि आप जब इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की बात करती हैं, पाकिस्तान का मीडिया बड़ा फाल है जी। पाकिस्तान का जर्नलिस्ट सूंघने की सलाहियत भी रखता है, उसको एक एक चीज़ का पता था। और ये बात आज नहीं, इकोनॉमिस्ट तो आज कर रहा है, ये इनके इक़्तिदार के दौरान ये बातें आनी शुरू हो गई इनके अपने करीबी साथियों ने करना शुरू पता कर था। दी थी। और बात ये कि वो जो रूहानी टच था ना, वो रूहानी टच दरअसल वही फैज़ जो मैंने कहा है कि फैज़ कोई नहीं था, जनरल फैज़ था। किस तरह वो हमीदुल्ला साहब काम कर रहे थे, खान साहब को कुछ पता ही नहीं था। और फिर एक दो बातें ऐसी मैं कहना मुनासिब नहीं समझता कि लेकिन इस तरह ऐसे कैसे हो सकता है सलमान साहब, खान साहब को कुछ पता नहीं था? क्या कोई इतना भी अंधा हो सकता है? देखें, वो बात बहुत आगे तक चली जाएगी। नहीं तो वो जो एक खातून थी उसने तो बहुत पहले कह दिया था, जो क्या नाम था उसका, एक खातून थी, उसने 2014 में बता दिया था कि एक पीरनी है और वो ये कह रही है। फिर इनको उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि आपको शादी करनी पड़ेगी, और शादी करके फिर आप इक़्तिदार में आएंगे। भाई चले, जो भी वो था, वो तो सारा एक सिस्टम पीछे था कि उस सिस्टम के तहत वो पहुंच गए। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान की फोर्सेस की दुनिया भर के अंदर एक इज़्ज़त व तकरीम है। लेकिन आप अपने स्टेट के मामलात आप अपने घर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं और फैसले आपकी बेगम कर रही रहे हैं, हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस पे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को अलर्ट रहना चाहिए। और अगर मेरे से आप पूछें, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि अगर किसी के, हमारे दोस्त भी बैठे हैं, पीटीआई के किसी जिम्मेदार से अगर आपके राब्ते हों, अच्छे तल्लुकात हों, सबका एक मामले पे इत्तफाक़ राय है कि आज हम जिस नैज पे पहुंचे हैं, हमारी हुकूमत का खात्मा हुआ है, वो इस खातून की वजह से। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह से इकोनॉमिस्ट की क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं किया जा सकता, नो डाउट सलमान साहब भी कह रहे थे, पाकिस्तानी सहाफ़ी मीडिया भी बड़ा फ़ाल है, पहले भी ये खबरें चलती रहती थी, लेकिन अब इकोनॉमिस्ट ने इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ें जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि कौन सी नई चीज़ है जो इकोनॉमिस्ट के ज़रिए सामने आई है? मैं स्टोरी में क्या है उस पे जाने से पहले मैं आपको जो बरतानिया का प्रेस लॉज हैं, जो सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। वहाँ पे एक संजीदा प्रेस है जिसको हम और एक टैबलॉइड प्रेस है। टैबलॉइड प्रेस में इस तरह की गॉसिप्स, अफवाहें वगैरह आती रहती हैं, लेकिन जो मेन प्रेस है, जो जैसे इकोनॉमिस्ट जो है एक बहुत ही बावकार जरीदा है वहाँ का, और इसको हमारे सियासी रहनुमा अक्सर कोट करते रहे हैं पहले भी और करते रहेंगे भी। और लेकिन देखना ये है कि वहाँ पे अगर एक लफ्ज़ हम बग़ैर किसी उसका कोई हमारे पास ट्रेल ना हो, हमारे पास उसका प्रूफ ना हो, अथेंटिसिटी ना हो, तो उसके ऊपर इतने बड़े डैमेजेस आ जाते हैं कि वहाँ पे अदारे बंद हुए हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी अदारे जो टीवी चल रहे थे वो उन्होंने रिपोर्ट्स इस तरह की चलाई और वहाँ पे उन पे केस हुए और वो बंद हुए। हमारे जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे, उन्होंने कई केस जीते हैं, और जो उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए गए थे मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो ये एक अब आते हैं स्टोरी। पहले तो ये है कि वहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट ने जो चीज़ छापी है, देखना जाता है कि कौन कह रहा है और कहाँ कह रहा है। तो जो ओवन बेनेट जॉन्स हैं,
ये एक वेल रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, और इन्हें पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान का बहुत तजर्बा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी बेच रहे हैं ये। इन्होंने 2002 में एक किताब लिखी थी, द आई ऑफ द स्टॉर्म, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे थी। उसके बाद इन्होंने 2020 में एक किताब लिखी, द भुट्टो डायनेस्टी। सो इनको पाकिस्तान के मामलात का, इनको पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान के मामलात का, पाकिस्तान की सियासत का इनको बहुत वसी तजर्बा है। और उसके बाद आप ये कहें कि अगर उन्होंने यकीनन, इकोनॉमिस्ट इतना बड़ा एक जरीदा है, उसकी एक आलमी शोहरत है उसकी, तो हम बहस करें कि क्या सच है, क्या उसमें गलत है, क्या उसमें सही है। अब जो बॉल है वो इनकी अदालत, इनके कोर्ट में है कि अगर उसमें कोई चीज़ गलत है तो उसको ब्रिटेन लॉ के मुताबिक चैलेंज करें, और अगर वो गलत हुई तो इनको पैसे भी मिलेंगे। और जाहिर है जो है, अगर ये समझते हैं कि पैसों की जरूरत भी है, मैं भी ये कहना तो मेरे ख्याल में ये स्टोरी जो है, इसमें यकीनन उनके पास इनफ एविडेंस होगी और इनफ उनके पास मवाद होगा, जो इकोनॉमिस्ट जैसे जरीदे ने इसको अपनी मेन स्टोरी बनाई, मेन स्टोरी बनी है इकोनॉमिस्ट में। लिहाज साहब बताइएगा ज़रा कि इससे पहले पाकिस्तान के भी कई सहाफ़ियों ने इस बारे में बात की और दावे किए कि वज़ीर आज़म हाउस में अमलियात जो हैं वो होती रही हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से कि आज इस स्टोरी के बाद कितनी उन सहाफ़ियों की रिपोर्ट्स की भी तस्दीक हो गई? देखिए, हमारे जिस तरह सुलेमान साहब, चौधरी साहब कह रहे हैं, सुलेमान साहब को तो बहुत ज़्यादा पता है। हमारे यहाँ ये चीज़ रखे, खातून हैं तो इसलिए बापर्दा खातून है इसलिए बात नहीं की जाती। बातें तो जो चीज़ें हैं, अगर हम कहें तो वो बुरा लगेगा, उस वक्त उनको बुरा लगता था। वो बाहर से आएगा तो वो देखें, अब देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम जाएंगे कोर्ट में, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इन चीज़ों में जो आप देख लें कि चीज़ों में बातें तो हैं कि पंजाब का एक प्राइम मिनिस्टर जो CM था वो लगाना कि जी उसका नाम एन से शुरू हो वो ही लगेगा, उसके अलावा कोई और नहीं लगेगा। जितने वास्ते 372 का ऐवान था, 371 का ऐवान था, बाकी 370 बंदे देखते ही रह गए कि वो ही लगेगा। जो चीज़ वो कही वो वक्त पर होगा। अगर इस चीज़ के बारे में बताया है कि लेन देन जो हो रहा है इस चीज़ों के बारे में कई मामलात पर, तो वो फिर बुरा मान जाते हैं। उस वक्त आपको पता है मामलात पर अड़ गए, डेड लॉक पैदा हो गए जी चीज़ों को, तो कई ऐसे मामलात हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे उस वक्त। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए था कि अपने घर को ठीक करते उस टाइम, अपनी चीज़ों को इस्लाह करते उस वक्त, ये चीज़ बताई गई थी उनको कई मामलात वगैरह। लेकिन तो फिर आप देख लें, तो दिख ही नहीं रहा था ना कुछ। तो बानी PTI को तो देख लें, आपको तो देख लें, आज उन्हीं की बातों पर तो आगे अलकादर ट्रस्ट जो केस है, फिर जो तोशे खाने का केस है, ये उन्हीं की केसों की वजह से। फिर आपने रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी कि तोशे खाने के मामले में जो चीज़ें आई हैं वो किधर गई चीज़ें, वो तो उन्होंने तस्लीम किया कि वो जी आई कि कोई इस तरह की चीज़ें ना आए। बातचीत तो सारी सही है, उनको भी पता है कि किसकी वजह से आज वो अंदर बैठे हुए हैं। तो ये सारे मामला अगर ठीक ही होते, अगर ये तो ठीक है, रूहानियत का इतना वो प्रचार किया करते थे कि इधर से नहीं गुजरना, इधर से गुजरना है, ये वक्त पर काम नहीं करना, किसी के हाँ अफसोस करना, तो अफसोस नहीं करना। नईमुल हक जैसा आदमी जो उनके लिए जान गया, सारी उम्र का दोस्त था। फिर नईमुल हक सबसे बड़ी, कोयटा के तो दूर बात है बलूचिस्तान जाने की, ये जो इतने करीबी दोस्त थे फिर उनके पास नहीं जाना। आप देखें इरफान सिद्दीकी साहब के घर गए हैं नवाज शरीफ साहब। बिल्कुल, मैं उनके फर्स्ट कजन नजीबुल्लाह नियाजी साहब फर्स्ट कजन थे, मैंने अफसोस करने नहीं गए। बिल्कुल, क्योंकि बुशरा बीबी ने मना किया। जब मना कर दिया तो मना कर दिया। मतलब होम मिनिस्ट्री बड़ी ताकतवर। वैसे सलमान साहब, होम मिनिस्ट्री तो सभी की ताकतवर होती है, बेगमात से तो सभी डरते हैं, बात से उतार देते थे ना। ये बताइएगा कि किस हद तक असरअंदाज थी, आपको तो अंदर की खबरें पता होगी, तो हमें भी कोई इकोनॉमिस्ट की तरह कोई नई खबर दे। सबसे बड़ा मोहसन उनका वो शख्स था जिसने बाज़ाब्ता जाके उनको बताया था उस टाइम कि आपके घर से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहाँ पर ये लेन देन हो रहा है। तो बजाय ये कि वो शिकायत का अजाला करते, उस शिकायत का सद्देबाब करते,
उल्टा वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फ़ोन करके छुट्टी के रोज़ वो हमारा एक सास अदारे का सरबराह था जो आज पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है। मैं समझता हूँ उन्होंने इन गुड सेंस पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव को जाके बताया कि आपके घर से ऐसी खबरें आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि उसको शिकायत का ज़ाला, और मैं और प्राइम मिनिस्टर को भी जानता हूँ, जब भी इस तरह की कोई शिकायत होती है कोई शख्स अपने दामन पे इस तरह का दाग बर्दाश्त नहीं करता। देखिए मैंने उनके शादी के मामला पे इसलिए बात नहीं की, उनका पर्सनल जो भी है, लेकिन जो सूरत तारी रही, मुझे याद पड़ता है हमारे एक कोलीग हैं जिनका पीटीआई से तल्लक था, और जिस कैफियत में ये पाकिस्तान को लेके गए थे, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि जिस कैफियत में ये पाकिस्तान को ले आए हैं कि ये टिकट लेके लोगों के पीछे भागेंगे, लोग इनकी टिकट नहीं लेंगे। और आज मैंने उनसे दोबारा पूछा कि ये इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तो शख्स ने यही कहा कि हम आज जिस नहज पे खड़े हैं इस खातून की वजह से, और वो खातून बहुत तेज़ थी। मैं कहना नहीं चाहता कि जी वो जो कुछ कर रही थी, जो लेन देन होता था बाकायदा, मैं मुनासिब नहीं समझता है कि हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ टीचर हैं मेरे साथ प्रोग्राम में बैठते हैं जिन्होंने कभी तोले बगैर बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि डीपीओ डीसीओज़ की एक बाकायदा ऑक्शन होती है कि बड़े ज़िले के क्या रेट्स थे, छोटे, और फिर गवर्नेंस का आलम यह था कि इसी सूबे के अंदर कि एक हायर एजुकेशन कमीशन का सेक्रेटरी 8 दफ़ा तब्दील हुआ, और वो जो पोस्टिंग होती थी कोई 3 माह की होती थी, कोई 6 माह की होती थी, और जिस जगह पे जी चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए। बात है कि आपने गवर्नेंस का मॉडल बेहतर बनाना हो तो फिर उस अफसर के ऊपर तलवार नहीं लटकती रहनी चाहिए, उसको अपने मकासद बताने चाहिए और उनसे रिजल्ट्स लेने चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज की कैफियत के अंदर बुशरा बीबी एक मुकम्मल केस स्टडी है कि इसका जायज़ा लिया जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान की सियासत का कोई अच्छा रुख मुतय्यन करना है तो उन्होंने ना सिर्फ पीटीआई का बल्कि खुद अपनी हुकूमत के जवाल में एक बुनियादी किरदार अदा किया। होगी भी तो शरीक जुर्म थी ना, लेकिन वो इनकी कार खास थी ना, आगे इनकी कार खास थी। असल तो अब देखें आप मेरे से ऐसी बातें करवा रहे हैं जो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन हम सुनना चाहते हैं ना कि कुछ नया सुनने को मिले हमें भी आज। तो कैसे आप क्या कहेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह से? मैंने तो आपको कहा जी अरबों करोड़ों अरबों जब समेटे गए, जिन्होंने दिए वो सबको पता है। और एतराज़ क्या होता था, जिसको 6 माह का ठेका दिया था एक ज़िले का, उसे जब 3 माह के बाद तब्दील किया जाता था तो वो फिर रोता नज़र आता था। तो बात यह कि सब कुछ रिकॉर्ड पे है, पाकिस्तान के अदारों के पास मौजूद है। जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर करप्शन और लूटमार के रुझानात का खात्मा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आज पंजाब के अंदर अरकान असम्बली को एक बड़ी रिजर्वेशन मरीम नवाज साहिबा के हवाले से ज़रूर होगी, लेकिन ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि आज पुलिस पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर मौजूद नहीं है। आज लाहौर की कैफियत देख लें, मैं इसी मेरा जौहर टाउन में घर है कि हर दूसरे रोज़ वहाँ पर ये मोबाइल स्नैचिंग होती थी। अब वो मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात नहीं होते। इसका मतलब कि अगर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आ रहा तो पुलिस अपने आप को अपने से मकासद के साथ हम मांग कर रही है और रिजल्ट्स फराहम करने के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार समझती है। मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए आपको जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो ख़त्म करना पड़ेगा। अलबत्ता ये नहीं कि उनको आज़ाद छोड़ दिया जाए, उन्हें जो रिजल्ट्स फराहम करने के लिए जवाबदेह बनाना पड़ेगा। और जिस चीफ मिनिस्टर को इन्होंने लगाया, मैं आपको रिकॉर्ड की बात बताता हूँ, मेरा 4 दहाइयों का तजर्बा है कि जिस दिन उस शख्स को पंजाब का चीफ मिनिस्टर लगाया गया उस दिन कोई रुकने असम्बली सिवाय उनके ज़िले के उन्हें कोई नहीं था जानता। और बात है कि वो अपना तारफ़ वहाँ पे अपने इलाके में किसी खातून को करवा रहे थे कि बीबी मैं पंजाब का शहबाज शरीफ लग गया। हाँ। तो बात है कि जिस शख्स का ये भी उनके नाम अलॉट नहीं हुआ था, तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि बात यह कि पंजाब पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, पंजाब की अपनी एक अहमियत और हैसियत है। और एक ऐसे शख्स के बाद आप एक ऐसा चीफ मिनिस्टर लगा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, तो आपकी बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स मौजूद थी, वो कहते थे कि पंजाब गवर्नेबल है। इसका मतलब उन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क करना था। तो मैं 10 बंदे बता सकता हूँ कि उनके पास मौजूद थे, उनके बाद में वो मिनिस्टर बने, वो सारे कोसते नज़र आते थे कि ये क्या किया गया है। और मैं वो शख्स हूँ जिसने इनकी नामजदगी पे बैठ के कहा था
कि ये पंजाब को लाहौर से नहीं बनी गाला से चलाना चाहते हैं, और बनी गाला मैं कहना नहीं चाहता कि वो बनी गाला क्या था, वो बनी गाला बना हुआ था। और ऐसे भी मिनिस्टर्स थे सलमान साहब जिनको पता ही नहीं होता था। अक्सर कुछ मिनिस्टर्स कहते थे कि हमारे इदारे में डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं और हमें पता ही नहीं है, हमारे हल्के वाले कह रहे हैं कि जी आपकी जॉब्स आई हैं, हमने अप्लाई करना है, तो मिनिस्टर्स तक को पता नहीं होता था। बाकियों से पूछे, मेरे से सारा कुछ ना ठीक है। और ताहिर साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इकोनॉमिस्ट ने जो है तोशाखाना केस तो कौम के सामने ही है, करप्शन के हवाले से भी बात हुई है, इशारा हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि इकोनॉमिस्ट एक बहुत ही बाएतमाद जरीदा है वहाँ का, और उन्होंने अगर ये स्टोरी और उसका जो मवाद है उसको कई लेवल पे चेक किया होगा। जो मैं चूँकि वहाँ जर्नलिज्म करता हूँ, उनके जो हैं उनके लॉज को भी थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं, प्रेस लॉज जो हैं। ये स्टोरी उन्होंने कई दफ़ा कई सोर्सेज से चेक की होगी, और इसीलिए स्टोरी में उन्होंने एक लोकल पार्टनर भी रखा है जो जिससे उन्होंने इसकी मज़ीद तहकीक उन्होंने की होगी। और अगर इस स्टोरी पे मतलब दूसरी पार्टी को किसी भी सतह पे उसके मवाद पे उसमें जो चीज़ें शामिल की गई हैं उन पे एतराज़ है, तो ये पाकिस्तानी अदालतें नहीं, इनके लिए यूके की अदालतें खुली हुई हैं, और वहाँ पे ये जो हैं बड़ी जल्दी फैसले होते हैं। वहाँ पे ये सिविल केस नहीं होगा कि जो है कई साल तक, यहाँ पे भी जल्दी फैसले होंगे, कई साल तक चलता रहेगा। अब तो अब जाहिर है जो नई हुई हैं इस्लाहात, जिससे हम उम्मीद करते हैं होगा, चूंकि वहाँ का कि वहाँ पे बड़ी जल्दी फैसला होगा, और इनको फौरी तौर पे अगर इनको इस स्टोरी पे के किसी भी हिस्से पे एतराज़ है तो इनको वहाँ की जो बरतानवी अदालतें हैं, जिनकी मिसालें ख़ुद भी सारे हमारे हुक्मरान देते रहे हैं अपने अपने वक्त पे, तो इनको फौरी तौर पे उससे रुजू करना चाहिए। अच्छा, अगर तो रुजू कर लेते हैं तो मीन्स कुछ ना कुछ हकीकत नहीं है, कुछ ना कुछ जो है स्टोरी है, और अगर रुजू नहीं करते तो इसका मतलब हकीकत है। लिहाज साहब, तो क्या कहेंगे फिर, इनको क्या करना चाहिए पीटीआई वालों को, जब खुल के चीज़ें सामने आ गई हैं पूरी दुनिया में? पहले भी इनको सब कुछ पता है, इनके एक एक बंदे को पता है, वो इस पर सब एतराज़ करते हैं और बड़े यानी कि इस पर करते हैं, लेकिन मजबूर हैं, क्या करें। वो इस चीज़ को सब जानते हैं, सब इस चीज़ पर एतराज़ करते हैं। सबको पता है कि बनी गाली की पहाड़ियों से कौन से धुएं उठते चीज़ें, लोगों को पता है उधर से किस बंदे को किस तरह भेजा जाता है, किसको किस तरह तब्दील किया गया, कहाँ से डीपीओ तब्दील होते थे। ये बड़ा मशहूर है कि एहसन गुजर का, और जो उस टाइम हुआ था कि डीपीओ को बुला के सीएम नहीं करता था, वो किया करता था। और दूसरा ये जो सबसे बड़ी बात है जिसके बारे में सुलेमान साहब ने कहा कि हाँ, इन पर केस सब शायद मौजूद है, नैब के पास तमाम इनके पास मनी ट्रेल वगैरह चीज़ें, रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ मौजूद है, फिर अभी तक इनके पास इन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? उस वक्त हुआ। ऑडिट पैराज मौजूद हैं जो असम्बली में बहस होते, स्टैंडिंग कमेटियाँ देख रही हैं कि कितना नुकसान हुआ। हर सूरत में पंजाब का बेशुमार, आज वही पंजाब है, वही सैलाब आया है तो सैलाब में पैसे नहीं मांगे गए, हाथ नहीं फैलाया गया, वही पंजाब है, वही पैसे खर्च हो रहे हैं, वही मामला सारे चल रहे हैं, लेकिन उसमें बेशुमार मंसूबे शुरू हो रहे हैं। वही पंजाब है, स्मोक के वही सूरत हाल देख रहे हैं आप कि पंजाब में स्मोक कितना काबू पाया गया। लेकिन ये चीज़ें नहीं है कि डेवलपमेंट के कितने प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, वो जो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं वो उनसे हट के, और उस दौर में क्या होता रहा कि बाहर पैसे जाते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती रही हैं, जहाज़ जाते रहे बाहर, तो उनके पास जब सारी चीज़ें नैब के पास हैं, FIA के पास हैं, तो वो चीज़ों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि ये पैसा किसी का नहीं, आवाम का पैसा है, आवाम के टैक्सों का पैसा है, और वो पैसों को वापस लेके आना चाहिए। बहुत अरसा हो गया। सलमान साहब, पाकिस्तान ने अफगान सरहद पर जंग बंदी की हमारी फोर्सेस निगरानी कर रही हैं, अभी नहीं कह सकते जंग बंदी जारी है या नहीं। दफ्तर हारजा के इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बात ये कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसलिए कि पाकिस्तान ने वो शवाहद ख़ुद अफ़गान इंतज़ामिया को माजी में देते रहे कि जो अफ़गानिस्तान की आज की इंतज़ामिया है ये इसमें बुनियादी रोल पाकिस्तान ने अदा किया था, और पाकिस्तान ये समझता था कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन जो है इस खित्ते के इस्तेहकाम के साथ मशरूत है।
और अब ये जो वहाँ से हमला आवर, मुझे याद पड़ता है कि लास्ट वीक तक वो सीज़ फायर चल रहा था। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी किसने की? ये इस्लामाबाद और वाना के अंदर जो हमले हुए हैं, ये खुदकश बम्बार जो है कहाँ से आया है? ये तो अफगानी है, ये साबित हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ये जो 22 अप्रैल से पहले का पाकिस्तान और 10 मई के बाद का पाकिस्तान बहुत ज़िम्मेदार है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं है, इनकी पनाहें गाहें हमारे लिए कोई मसला नहीं है, इनके तरबीती मराकज़ आपकी इंटेलिजेंस अदारों को पता है कि कहाँ पर कौन काम कर रहा है, NDS और राह का गठजोड़ कहाँ पर इनकी प्लानिंग होती है। अगर अपने से 6 गुना बड़े ताकतवर मुल्क को शिकस्त दे सकते हैं तो किसी जज्बे के तहत ही सब कुछ होता है। और अफ़गानिस्तान के मामले में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने एक बात कही थी कि ये हमारा हमसाया मुल्क है, हमने ये जो हमारा मसला क्या है कि अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले, असल नुक्ता ये है, वो हमने बर्दाश्त नहीं करना। और बात ये कि ये जो हमारे अफसर और जवान हैं ना, ये हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हमारा फ़ख्र हैं, हमारा एतमाद हैं कि ये जो पाक सर ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यकीनी अमन बनाने के लिए इन्होंने कुर्बानियों की एक तारीख़ रकम की है। और कतर ने और तुर्किया ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है। पाकिस्तान ने वहाँ पर क्या कहा कि भाई हम नहीं चाहते आप अपनी सरजमीन पे जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, आप नहीं करना चाहते तो आप और हम मिलकर कर लेते हैं, नंबर 2। नंबर 3, अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर हमें ये इख्तियार दें। वो कोई तहरीर लिख के देने के लिए तैयार नहीं, और मुल्कों के दरमियान जब बातचीत का अमल होता है वो हमेशा तहरीरी होता है। दोहा मुआहिदा में इन्होंने लिख के दिया था कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेंगे हमसाया ममालिक के खिलाफ किसी किस्म की दहशतगर्दी के लिए, ख़वातीन को तालीम के मौके फराहम करेंगे और वहाँ पर एक नुमाइंदा हुकूमत वजूद में आएगी। मेरा ख्याल अफ़गान तालिबान के गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल से ये सबसे बड़ा सवालिया निशान खुद उनके आगे खड़ा है। इसलिए कि आज कोई मुल्क उनके साथ नहीं है, इसलिए नहीं है कि आप कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ तिजारत नहीं करेंगे तो हमारे पास, और आप सेंट्रल एशियन कंट्री से करेंगे। आप जरा उनके रिकॉर्ड उठा के देखें कि ताजिकिस्तान क्या कह रहा है, उज़्बेकिस्तान क्या कह रहा है, वो तो आपके लोगों को निकाल रहे हैं, ईरान आपके लोगों को निकाल रहा है। तो आपने पाकिस्तान के एतमाद को ठेस पहुंचाई है कि पाकिस्तान की नेक नीति देखें। उन्होंने तो लाके आपको बस इक़्तिदार लाए थे कि अशरफ गनी और हामिद करज़ई की हुकूमत तो इंडिया के साथ मिली थी, वो तो आप भी मिल गए। तो हमें वहाँ से खैर की खबर कोई नहीं आई है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का रोल एक बड़ा पॉजिटिव है। सब कुछ करने पे दस्तरस रखने के बावजूद पाकिस्तान ने सफारती माज को गर्म रखा है। और मैं समझता हूँ कि आखिरी होप ये है कि तुर्किया का एक वफद आना है, जो तैयब अर्दवान साहब ने वादा किया है। आखिरी होप ये है, नहीं तो फिर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ताहिर चौधरी साहब क्या कहेंगे? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है, जिस पर अभी तक तालिबान हुकूमत बात नहीं मान रही। क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में बिल्कुल सही फरमाया सलमान साहब ने कि पाकिस्तान ने सफारती चैनल पूरी तरह उनको पूरा वक्त दिया है। कतर में मुज़ाकरात होते रहे, फिर तुर्किया में मुज़ाकरात होते रहे, और उनमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से उसमें बेइंतहा लचक दिखाई गई। कई ऐसी जो हैं चीज़ें जिन पे पाकिस्तान ने कंप्रोमाइज़ भी किया, लेकिन इस बात पे कोई कंप्रोमाइज़ ना हमारी रियासत करेगी, ना उसको करना चाहिए कि पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगी जो है या उनका जो खून है वो हमारे लिए बहुत मुकद्दम है। हमारे जो फ़ौजी जवान हैं जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उनका खून हमारे लिए बहुत मुकद्दम है, बहुत कीमती है। अगर पाकिस्तान पे वहाँ से हमले नहीं रुकते तो पाकिस्तानी रियासत को पूरा एक आलमी कानून के मुताबिक भी हमें पूरा इख्तियार है, क्योंकि हमने सारी सफारती हमने कोशिशें करके देख ली हैं। और अगर हमें वो हमले जारी रहते हैं तो हमारी रियासत भरपूर जवाब देगी, देना चाहिए। अपने शहरियों का, अपने फ़ौजियों का, हमने अपनी सरजमीन का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इलियास साहब, तालिबान हुकूमत को तमाम सबूत जो हैं वो फ्राहम कर दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद वो उनकी हट धर्मी जो है वो कायम है और वो कोई जो है वो एक्शन नहीं ले रहे इसके खिलाफ। क्या कहेंगे? यही रवैया रहा तो पाकिस्तान को फिर क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के पास सारे सबूत पहले भी थे, पाकिस्तान ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद 48 घंटे का जो सीज़ फायर का था
उनकी खिलाफ वर्जियाँ उन्होंने की। फिर 2 दफ़ा मुज़ाकरात, 3 दफ़ा मुज़ाकरात जो हुए उसमें सारे सबूत वगैरह उनसे बातचीत की गई। लेकिन अब जब उनको पीछे से जो है बिल्कुल कि वो किसी के कहने पर, जो भारत के कहने पर कर रहे हैं, तो वो उस पर कैसे करेंगे जब वो उनके पास कुछ और है नहीं है। वो डरते भी हैं क्योंकि उनके इतने है नहीं है Resources नहीं कि है, वो बिल्कुल। है नहीं है कि वो दूसरे ग्रुप से डरते हैं कि वो के उनके ग्रुप से तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से भी वो उनसे डरते हैं कि जी कि वो डर रही है गवर्नमेंट के जी वो इंडिया उनसे ना कुछ करे या इस तरह ना करे। लेकिन वो सही तरह कर ही नहीं। पाकिस्तान ने जाके उनके दहशत गर्दों को उनके ठिकानों पर मारा। अब देख लें अगर नहीं बात मानते तो फिर पाकिस्तान के पास जो दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान ने बिल्कुल खुला रखा हुआ है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले जिस तरह आके हमारे मुल्क में आके दहशत गर्दी करते हैं और जिस तरह कर रहे हैं, और इसकी तो तशखीस हो चुकी है और इलाज मौजूद अब है। इसका इलाज सब उनके पास है और इलाज बिल्कुल उनको ने पहले भी रखा है, 1 डोज दी है। अब जब दूसरी दफा करेंगे और जो उनके पीछे स्पॉन्सर हैं वो उनको भी पता चल गया है क्योंकि उनमें इतना दम नहीं है, तो वो जाहिर है वो दूसरों की क्योंकि सरजमीन उनको मुंह तोड़ जवाब और मिल उनको चुका है। कर रहे हैं, उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ये हरबा भी नुकसान हुआ उनका, और वो हर तरह कोशिश कर रहे हैं जब, लेकिन दुनिया भर में जलील हो चुके हैं और वो भी और तनहा रह चुके हैं। उनकी खारजा पॉलिसी एक कामयाब नहीं हुई और पाकिस्तान ने हर मौके पर, हर महाज पर उनको बताया कि भारत ही दहशत गर्दी करता है। और अब अफगानिस्तान में भी यही है सारा गठजोड़ जो हुआ है। तो जाहिर है उन्होंने क्या करना है, उनके पास कुछ है तो नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा उनकी मदद की, अब उनको उधर से डॉलर नजर आ रहे हैं, तो डॉलर की वजह से हज़रत अली का कॉल है ना, जिसके पे एहसान करो उसके शर से बचो। बिल्कुल शर से हमें बचना बचो। तो दहशतगर्द चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो, पाकिस्तान का क्लियर कट बयानिया है कि इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।